नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे शो शक्ति की समृद्धि में। मैं हूं पल्लवी नागपाल जयरथ। यहाँ हम बात करते हैं उन महिलाओं की जो अपनी मेहनत से अपनी इंडस्ट्री में नए मुकाम को हासिल कर रही हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद है जो हेल्थ केयर के क्षेत्र में न केवल एक बड़ा नाम है, बल्कि उन्होंने अपने योगदान से पूरे देश और दुनिया में हेल्थ सर्विसेज को नए मुकाम पर पहुंचाया है। हमारे साथ है डॉक्टर उपासना अरोड़ा, जो यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इन्होंने 2006 में इस हॉस्पिटल की स्थापना की और इनकी मेहनत और विजन के चलते ही इस हॉस्पिटल ने न केवल देश में बल्कि विदेश में भी अपनी पहचान बनाई है और उसके साथ ही मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्र में भी अपनी एक अहम जगह बनाई है। डॉक्टर अरोड़ा ने सिर्फ हेल्थ केयर सेक्टर में ही नहीं बल्कि विमेन लीडरशिप और कम्युनिटी एम्पावरमेंट में भी काम किया है। वे वाइस चेयरमैन है CII यूपी चैप्टर की, साथ ही नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की मेंबर हैं, NABH की बोर्ड मेंबर हैं, IACC की नेशनल चेयरपर्सन, फिक्की मेडिकल टूरिज्म कमेटी की को चेयरपर्सन और स्पेशल ओलंपिक्स दिल्ली चैप्टर की चेयरपर्सन है। आज हम इनसे बात करेंगे इनकी जर्नी के बारे में और जानेंगे कैसे इन्होंने हेल्थ केयर को एक नए रूप में सामने रखा है और किस प्रकार से वो विमेन एम्पावरमेंट के लिए भी काम कर रही हैं। इसके साथ ही ये चर्चा भी करेंगे कि महिलाओं को सशक्त कैसे किया जा सकता है। डॉक्टर उपासना अरोड़ा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो शक्ति की समृद्धि में। नमस्कार। तो सबसे पहले मैं आपसे एक चीज़ समझना चाहूँगी। हेल्थ केयर एक ऐसा क्षेत्र रहा है जहाँ पे पहले महिलाओं का कभी बहुत ज़्यादा दबदबा नहीं होता था। आप कैसे इस क्षेत्र में आई, आपका सफ़र कैसा रहा? आपका जो प्रश्न है वो बड़ा ही रोचक है और मेरे ख्याल से बहुत सारी महिलाओं को ये बात समझनी चाहिए कि सेक्टर कोई भी हो, चाहे हेल्थ केयर हो या आपका अपना सेक्टर हो मीडिया, महिलाओं को मिड मैनेजमेंट तक तो लोग बहुत अच्छा मानते हैं क्योंकि वी आर वेरी गुड वर्कर एंड वी आर वेरी डेडिकेटेड। बट व्हेन थिंग्स कम टू रीच अ टॉप पोजीशन तो मुश्किल आती है और सेम मुश्किल हेल्थ केयर में भी है। अगर आप टॉप लीडर्स ऑफ हेल्थ केयर उठा के देखेंगे तो आपको हार्डली कोई फीमेल दिखेगी। लकली पिछले बीते कुछ दिनों में ऐसा हुआ कि 2-3 महिलाएं आगे आईं और मैं बहुत ईश्वर का धन्यवाद करती हूं कि मैं उनमें से एक हूं जिसे अब हेल्थ केयर के हर फंक्शन में आप मेरा चेहरा पाएंगे। तो ये सफ़र ऐसा होता है जिसमें मुझे लगता है आपको कुछ नया करना चाहिए, लोगों से कुछ अलग करके दिखाना चाहिए और साथ ही साथ हार्ड वर्क, which is the most important thing to reach anywhere. You have to put all your 100% whatever you are doing. तो मैंने बहुत मेहनत करी और उसका नतीजा आज आपके सामने है कि मैं आपके साथ बैठी हूँ। मैम, हमेशा हमने देखा है कि आप किसी भी लेवल पे जाएं, आपने कहा कि महिलाएं जो हैं मिड लेवल तक जाती हैं लेकिन टॉप लेवल तक पहुंचते में मुश्किल होती है। कोई भी व्यक्ति टॉप लेवल तक जाता है तो उसके सामने बहुत सारे चैलेंजेस आते ही आते हैं, लेकिन महिलाओं के सामने मुझे लगता है वो चैलेंजेस 2 गुना 10 गुना बढ़ जाते हैं। एक महिला होने के नाते आपके सामने इस क्षेत्र में क्या क्या चैलेंजेस आए, आपने कैसे ओवरकम किया इन सारे चैलेंजेस को? देखिए, जब मैंने सफ़र शुरू किया था तो चूँकि ये फैमिली रन जगह थी, बट आई गॉट अ फ्री हैंड जो ये नया कौशाम्बी अस्पताल बना था 2006 में, तो उसमें लर्निंग बहुत हुई जी। बट लोगों का एक्सेप्टेंस जो होता है ना वो शुरू में कम होता है, उन्हें लगता है अरे ये कैसे संभालेंगी। बट जब आप बाहर निकलते हैं और अगर आपके पास बताने को कोई भी एक उदाहरण है कि आपने सक्सेसफुली ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, तब आप आगे के रास्ते आपके लिए खुलते हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि देखिए, जब मैंने काम करना 2000 में शुरू किया था 2002 में, उस समय यशोदा बहुत पुराना अस्पताल था, लेकिन हम लोग ना गाज़ियाबाद में बड़े नोन थे और गाज़ियाबाद के बाहर कम लोग जानते थे हमें जी। तो मैंने ये सोच के शुरुआत की थी 2008 से बाहर निकलना, जैसे कि कॉन्फ्रेंसेस में जाना, अपने ब्रोशर्स रखना, और हमने इतने अच्छे काम कर रहे थे हम लोग अपने हॉस्पिटल में, बट दुनिया को जब तक आप बताएंगे नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, बड़ा मुश्किल होता है कि आप ये कह पाएँ कि हमारी भी एक पहचान है जी। तो धीरे धीरे मैंने वो बताना शुरू किया कि भाई हम किस तरह के कठिन केस भी करते हैं या वी आर वेल इक्विप्ड विद ऑल फैसिलिटीज़। सो धीरे धीरे लोगों का विश्वास बढ़ता गया और अब आज के तारीख में यशोदा एक ब्रांड है जो लोगों का भरोसा है जी। तो मैं अपनी मन से ही एक टैगलाइन बनाती हूँ, यशोदा भरोसा बरसों का।
ठीक है, आपने बहुत सही बात कही है, क्योंकि भरोसा जो है वो ऐसे एक दिन में भी नहीं बनता, ये बरसों में ही बन पाता है, और आपने बिल्कुल सही जो है इसे स्थापित भी करके दिखाया है। लेकिन हमारे मैम इस शो का जो मकसद है वो ये है कि हमें ना विमेन को सशक्त करना है। उन्हें सिर्फ ये नहीं बताना कि भाई वो आगे बढ़े, हम उन्हें राह भी दिखाते हैं, फाइनेंशियली सशक्त भी उन्हें करना चाहते हैं। तो आज जो महिलाएं आपको देख रही हैं वो आपसे बहुत सारी प्रेरणा भी लेती है, बहुत सब कुछ सीखती भी हैं। तो आपको क्या लगता है कि भाई महिलाएं जो है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट अभी तक क्यों नहीं हो पा रही है? मैं कहती हूँ कि कमाई वो करती हैं, ठीक है, कमा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा आपको लगता है कि जब भी बात आती है ना कि फाइनेंशियली तुम्हें अपना पैसा कहाँ निवेश करना चाहिए, कहाँ पर जो है अपने पैसा लगाना चाहिए, या मुझे अगर अपने लिए घर खरीदना है, तो आज भी हमें जो है घर में एक बार पूछना पड़ता है कि अच्छा क्या मैं ऐसा कर लूँ? तो आपको लगता है कि ये चीज़ जो है वो अब बदलने की ज़रूरत पड़ रही है? देखिए, सबसे जो मुझे बड़ी अजीब सी एक बात लगती है कि महिलाएं जो काम करने जाती हैं, सिर्फ वो महिलाएं काम करने जाती हैं जिनको ऐसा लगता है कि भाई सर्विस क्लास फैमिली है तो हम भी कुछ योगदान करेंगे घर में जी। लेकिन जो बड़े अच्छे बिजनेस फैमिलीज, बड़े घर हैं जिनमें मतलब उन्हें लगता है कि हमें काम करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहते। मेरा मानना है आपको काम इसलिए नहीं करना है कि आपको सिर्फ अर्न करना है जी। उस फैमिली में भी आपके पास बहुत सारा शेयर होता है जो आपको पता नहीं होता, या जैसा आपने कहा कि जो हम लोग काम कर रहे हैं उनके पास अपने पैसे हैं, लेकिन वो समझते नहीं हैं कि ज़्यादातर आपने देखा होगा, सॉरी सभी दर्शकों से मैं क्षमा मांगती हूँ, मे बी मैं गलत भी कह रही हूँ, हम बहुत सारी महिलाएं इसलिए काम करते हैं कि अरे आज ये पैसे हमारे पास हैं तो हम चलेंगे, इससे हम अपनी शॉपिंग करेंगे, हम किसी से कुछ नहीं मांग रहे और हम अपना एंटरटेनमेंट इसके थ्रू कर रहे हैं। जबकि महिलाओं को समझना चाहिए कि पैसे बहुत संभाल के रखने और निवेश करने की चीज़ है, क्योंकि कभी ईश्वर न करे ज़िंदगी में कोई ऐसा वक्त आता है जब आपको पैसों की ज़रूरत होती है, तो ये आपकी जो गाढ़ी कमाई, आपकी मेहनत की कमाई है, वो आपके काम आए और आपको किसी से मांगना ना पड़े। तो जो पैसे कमाए गए उसका निवेश कैसे करना है, महिलाओं को अब ये सीखने की ज़रूरत है कि पैसे सिर्फ शॉपिंग के लिए नहीं है, पैसे सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, पैसे हमारे भविष्य के लिए हैं और अपने भविष्य को और समटाइम्स अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए। ठीक है, आपने बहुत सही बात की है कि भाई हमें यहाँ पे सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने ठीक कहा कि बहुत सी महिलाएं जो है वो सिर्फ इसलिए भी कमा रही होंगी कि मेरी एक पॉकेट मनी जो है वो अर्न हो जाएगी, और जब तक हम लोग शायद सीरियस नहीं होंगे कि भाई हमें हमारे पैसे के साथ और क्या करना है, शायद हमें भी फाइनेंशियल वो इंडिपेंडेंस घर पर नहीं मिल पाएगी जो अभी फ़िलहाल नहीं मिलती है, क्योंकि निवेश के फैसले मुझे भी लगता है कि अभी भी महिलाएँ जो है वो इंडिपेंडेंटली नहीं ले पाती हैं। तो ये सिनेरियो कैसे चेंज होगा, क्योंकि सिनेरियो ही नहीं चेंज हो पा रहा है। मुझे ऐसा लगता है धीरे धीरे ना समाज में एक बदलाव आ रहा है। उसका रीज़न ये है कि अब आप देखिए ना, बड़े बड़े नेशनल जो बैंक है, इंटरनेशनल जो बैंक्स हैं, उसमें महिलाएं आ रही हैं, हु आर हेडिंग दोज बैंक्स। सेबी में महिलाएं आ गई हैं। तो धीरे धीरे एक मिथ था कि पैसा महिलाएं बचा सकती हैं, लेकिन उनको निवेश करना नहीं आता जी। बट मैं अभी देख रही हूँ, मैंने अभी कुछ मेरे अपने रिश्तेदार हैं जिनमें मैंने देखा कि बिल्कुल टोटल घरेलू महिला, बाहर भी नहीं जाती, लेकिन उन्होंने जो अपना पोर्टफोलियो बनाया है, जो उन्होंने म्यूचुअल फंड्स में इधर उधर निवेश किया है, उनका मैंने देखा 3 करोड़ का उन्होंने अपने जो भी बचत घर के पैसे थे उससे उन्होंने इतने सारे पैसे जोड़े, क्योंकि शी वॉज गोइंग थ्रू और द शेयर मार्केट एंड सब कुछ नॉलेज गेन करके। मुझे लगता है ये इतना मुश्किल नहीं है अगर हम लोग कोशिश करेंगे। आप देखिए ना, हम लोग कोशिश करके तो स्पेस में चले गए, सुनीता विलियम्स उसका एक उदाहरण है। फीमेल्स जो भी करना चाहे वो करती हैं, प्रॉब्लम यह है कि वो इसे करना ही नहीं चाहती हैं, क्योंकि हमेशा एक ना दिमाग के बैक ऑफ माइंड हम लोगों के रहता है पैसे कमाना हमारा काम नहीं है, ये तो हम अपने शौक के लिए है। जबकि हमको ये समझना चाहिए कि पैसे कमाना किसी भी एक व्यक्ति का काम नहीं है, ये एक पारिवारिक जिम्मेदारी है, और ये पैसे संभालना भी हमारी जिम्मेदारी है, सिर्फ कमाना ही नहीं कि लाए और हाथ में किसी और के दे दिया कि ये लीजिए आप बताएं क्या करना है इसका। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ये भी रीज़न हो सकता है कि हमारे बैक ऑफ द माइंड में, आपने सही कहा कि ये रहता है कि भाई मैं जो कमा रही हूँ वो मेरे सिर्फ शौक पूरे करने के लिए, घर के खर्चों के लिए तो पति या मेरे पिता जो हैं वो कमा रहे होंगे, और शायद यही वजह है कि महिलाएं जो है अपनी कमाई को
बहुत सीरियस तरीके से खर्च भी नहीं करती। और हमने ये भी देखा है कि हेल्थ इंश्योरेंस जैसी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होती हैं उसको अक्सर महिलाएं नज़रअंदाज कर देती है। टर्म इंश्योरेंस नहीं लेती हैं, हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं लेती हैं। उन्हें लगता है कि पैसे इन सब पे बर्बाद क्या करना, इससे अच्छा तो मैं घर पे खर्च कर लूँ, अपने बच्चों पे खर्च कर दूँ। ये भी बदलने की बहुत ज़रूरत है। देखिए, मैं जैसे हम लोग हॉस्पिटल, हमारा हॉस्पिटल है, तो अगर हम हर चीज़ हमारी इंश्योर्ड होती है, हम बिल्डिंग से लेके अपने सारे इक्विपमेंट इंश्योरेंस कराते हैं, तो वैसे ही एक महिला को भी पता होना चाहिए कि उसको हर चीज़ इंश्योरेंस तो करानी ही है। और जो सबसे बड़ा दुखद विषय है कि सरकार ने एक योजना लाई आयुष्मान भारत, वो गरीबों के लिए है, लेकिन जो मध्यम वर्ग है उसको अपना हेल्थ इंश्योरेंस हमेशा करा के रखना चाहिए। आपको नहीं पता कब एक्सीडेंट हो जाएगा, आपको नहीं पता कब आप बीमार हो जाएंगे। और जिस तरीके से आजकल तेजी से कैंसर जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं जिनका खर्चा काफ़ी होता है, अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस शुरू से रखते हैं, जैसे ही हम समझदार हुए, मेरा मानना है 21 साल के बाद हर आदमी बालिग है और इतना समझदार है कि उसको अपनी ज़िंदगी के सही फैसले लेने चाहिए। हमको तभी से इन बातों पे ध्यान देना चाहिए। अगर हम सोचें 50 साल की औरत ये डिसीजन लेगी, अब मैं इस समय 55 साल की हूँ, ये सारी चीज़ें हमने आज से 20 साल पहले करी थी, 30 साल पहले करी थी, कि हमें पता था कि भाई हमें इंश्योरेंस का ध्यान रखना चाहिए, हमारी LIC होनी चाहिए। तब इतने सारे ऑप्शंस भी नहीं थे, बट अब तो इतना कुछ अवेलेबल है और ऑनलाइन अवेलेबल है। सो मुझे लगता है अपना हेल्थ इंश्योरेंस, अपना कार इंश्योरेंस, अपना होम इंश्योरेंस एंड वॉट एवर लग्जरी थिंग्स यू आर हैविंग, यू हैव टू डू दैट, क्योंकि आपको भविष्य की चिंता करनी है। अब क्या होता है, भविष्य की चिंता का मतलब होता है लोगों के लिए कि घर में बैठ कर सिर्फ सोचते रहना, फिर डिप्रेशन में चले जाना। दिस इज नॉट भविष्य की चिंता। आपको स्टेप्स लेने चाहिए, आपको आगे बढ़ना चाहिए। सिर्फ सोचने से अगर, तो हम लेटे लेटे अगर हम सोचेंगे तो फिर हम मुंगेरी लाल के हसीन सपने ही देखेंगे। तो इट्स बेटर टेक अ स्टेप, गो अहेड एंड डू द थिंग्स फिनिश। ठीक है। कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी हमें अपना जो है वो भी साइकोलॉजी भी चेंज करनी होगी, क्योंकि हम आज भी अगर अपने परिवार में बैठते हैं ना, अगर बच्चा हमसे पूछता है कि अच्छा आप जो है बैंक में पैसे सेव करते हैं कि आप पापा स्टॉक मार्केट में लगाते हैं, हमें लगता है कि अरे पैसे की बात तुम क्यों कर रहे हो, ये तुम्हारा काम नहीं है। डाइनिंग टेबल पे ना हमारी चर्चाएं क्या होती है कि अच्छा वेकेशंस में कहाँ घूमने जाना है, मूवीज में कौन सी मूवी देखनी है, लेकिन कभी भी हमने अपने बच्चों को वो फाइनेंस का पार्ट नहीं पढ़ाने की कोशिश की है जो उन्हें समझना चाहिए, सीखना चाहिए। और बड़े जैसे बच्चे हो जाते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये फाइनेंशियली जो है स्टेबल हो जाएंगे, हमें भी संभालेंगे और सब कुछ जो है अच्छे से करेंगे, लेकिन बचपन से वो हमें सीख नहीं शायद दे पा रहे हैं हम लोग। मेरे ख्याल से आज आपने ज़िंदगी का जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न था वो किया है। बेसिक प्रॉब्लम यही है, क्योंकि बच्चे को कभी भी नहीं बताया जाता कि पैसे का क्या महत्व है। बचपन में तो हम या तो उसको ये कहते हैं नहीं नहीं बेटा हमारे पास इतने पैसे नहीं है, आगे चलो, हम उसे खिलौना नहीं दिलाते हैं, या हम उसे हर चीज़ दिलाते हैं, बट हम उसे कभी भी समझाते नहीं हैं कि हाँ हमको कैसे। जैसे बहुत से मैंने देखा छोटे बच्चे आजकल ना, आपने देखा होगा स्कूल्स वाले कहते हैं कि आप पैसे कलेक्ट करके लाओ फॉर सम गुड रीजन फॉर सोसाइटी। This is a good initiative taken by schools. So we should also take some good initiative at home. हर चीज़ की शुरुआत घर से होती है या स्कूल से होती है। तो जैसे हमने स्कूल में कुछ सीखा, उससे हमने आके घर में अगर मदर से डिस्कस किया, तो अगर हम उसको डिस्करेज करेंगे, अरे क्या फालतू का काम है, कहाँ घर घर जाओगे, छोड़ो मैं ही दे देती हूँ तुम्हें इतने पैसे। बात पैसों की नहीं है, बात है बच्चे को सिखाने की। आपने बिल्कुल सही कहा कि डाइनिंग टेबल पे या तो हम स्कूल के मार्क्स की बात करते हैं, पढ़ाई की बात करते हैं, या घूमने फिरने की, बट भविष्य का निवेश कैसे करें, पैसों को कैसे मैनेज करें, ये हमने कभी नहीं सिखाया। अब सही समय है जब हमें ये इस बात को अपनी डे टू डे रूटीन में लाना चाहिए। उसी का नतीजा क्या है, आजकल आपने देखा होगा बहुत से बच्चे 25 साल के हो गए, उनको पता ही नहीं उन्हें ज़िंदगी में क्या करना है, बिकॉज उनको सब कुछ मिलता रहा, उन्हें मालूम ही नहीं है कि how to maintain or how to create a wealth. Wealth creation is a very good word because पैसा कभी भी आसमान से नहीं गिरता, आपको कमाना पड़ता है। अगर हम बच्चे को बचपन से जैसे बहुत सी बातें सिखाते हैं कि ब्रश रात में भी करके सो, पैर धो के सो, प्रेयर करके खाना खाओ, वैसे ही हमें बताना चाहिए कि बेटा पहले थोड़ा सा था, पिगी बैंक वगैरह चलते थे, बट धीरे धीरे वो भी आउट ऑफ फैशन हो गए। आपने बहुत सही कहा है कि जैसे ही नौकरी वगैरह लगती है बच्चे को ये सब चीज़ें नहीं पता होती, और शायद यही एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जैसे जॉब लगी बच्चा कहता है पहले मैं EMI पे आईफोन खरीद लूँ, टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस तो बाद की बातें हैं। ये सोच बदलने की बहुत सख्त ज़रूरत है आज के सिनेरियो में। जी बिल्कुल,
क्योंकि वो जो ग्लैमर वर्ड आ गया ना, हर एक को ब्रांडेड, अब जितनी भी आप गर्ल्स देखिए, वॉट एवर दे आर अर्निंग, दे आर एक्चुअली स्पेंडिंग ऑन देयर ओन डे टू डे थिंग्स, बढ़िया पर्स, बढ़िया कपड़े और वॉट एवर. आई वॉन्ट एवरीबडी शुड कीप सम मनी सेपरेट एंड इन्वेस्ट दैट मनी समवेयर. जब आपको ज़रूरत होगी तब वो पैसा काम आएगा. जो पर्स आपने एक बार दुकान से बाहर ले लिया, उसकी वैल्यू खत्म. आपने जो ड्रेस 2 बार पहन ली, वैसे भी आजकल बच्चे 2 बार से ज़्यादा पहनते नहीं. सो मुझे लगता है शौक भी पूरे करो, लेकिन कुछ % हमेशा अपनी सेविंग में अलग रखो, ताकि तुम्हें. और इंश्योरेंस एक ऐसी चीज़ है, स्पेशली मैं हेल्थ सेक्टर से हूँ, तो आई कैन टेल यू इट्स नॉट ईजी. आपके पास कोई योजना नहीं होती, आपके पास कोई प्लान नहीं है अपने हेल्थ के लिए, तो जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप कहाँ से खर्च करेंगे. तो इट्स बेटर गो फॉर इंश्योरेंस. मैम, आपसे बहुत सी महिलाएं जो हैं इंस्पायर्ड रहती हैं, वो आपसे बहुत भी सीखती हैं, इसलिए अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप अपने बच्चों को निवेश के बारे में, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में कैसे सिखाती हैं, क्या समझाती है? क्योंकि आप जो इंस्पिरेशन आज देंगी, वो महिलाएं, मुझे पक्का यकीन है कि अपनी ज़िंदगी में अमल लेकर आएंगी. देखिए, मेरा तो सिर्फ एक बेटा है एंड ही इज़ इंडिपेंडेंट पर्सन, बट स्टिल हमने हमेशा उसको ये समझा के रखा. और हमारी स्टोरी, चूँकि ये फर्स्ट जनरेशन है जिसने जो भी क्रिएट किया है, हमारी स्टोरी उसने शुरू से देखी भी है. और मुझे लगता है हम लोग भी, बोथ माय हस्बैंड एंड मी, फ्रॉम अ सर्विस फैमिली बैकग्राउंड, तो हम लोगों को पता है पैसे की, मतलब आज भी अगर मैं 100 रुपये भी खर्च करती हूँ तो मैं सोच के खर्च करती हूँ. और मुझे ऐसा लगता है कि जितने पैसे हम अननेसेसरी वेस्ट करते हैं, उसकी जगह हम अगर सोसाइटी को वापस करें, दैट इज़ अ बेटर ऑप्शन. जैसे हम लोग बहुत सारे टीबी मुक्त भारत का अभियान है, हम स्पेशल ओलंपिक यानी कि मेंटली चैलेंज बच्चों के साथ का अभियान है. तो मैंने अपने बच्चे को ये ज़रूर सिखाया है कि तुम कैसे सोसाइटी की सेवा करो. जी. इफ़ यू हैव समथिंग यू शुड डिस्ट्रीब्यूट अमंग एवरीबडी. क्योंकि पैसा कभी भी एक आदमी की मुट्ठी में नहीं होना चाहिए, पैसा हमेशा समाज के बीच में सर्कुलेट होना चाहिए. ये आपने बहुत अच्छी बात की है कि समाज के बीच में सर्कुलेशन बहुत ज़रूरी हो जाता है. लेकिन आपसे मैं और आपके बारे में जानना चाहूँगी, क्योंकि मुझे पता है महिलाएं यहाँ से इंस्पायर्ड होकर ही और कुछ सीख कर ही जाएंगी. आप अपने घर के फाइनेंस को कैसे संभालती है? कुछ ऐसे टिप्स जो फाइनेंस रिलेटेड आप महिलाओं को देना चाहेंगी, क्योंकि महिलाएं जो है वो, मैं कहती हूँ कि मेट्रो सिटीज़ में कंपैरेटिवली आज भी काफ़ी जागरूक हो चुकी हैं. जो बड़े बड़े शहर है, दिल्ली, मुंबई जैसे, उनको निवेश वगैरह के बारे में भी अब काफ़ी पता लगने लगे. लेकिन टियर 2, टियर 3 में आज भी ज़रूरत है कि हम उन तक ये संदेश पहुँचाएं. देखिए, हमेशा बजट में रहिए, बिकॉज अगर हमें पता ही नहीं है कि हमारे घर में क्या खर्च हो रहा है और हमारा क्या बजट है, 1 महीने में हम कितना राशन खर्च कर रहे हैं, या हर चीज़ के लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट होना चाहिए कि भाई ग्रॉसरी इतने की आ गई, एक्स्ट्रा सामान अगर आपने कुछ लग्जरी आइटम मंगाए तो इतने के आ गए. एंड अननेसेसरी की शॉपिंग आई ऑलवेज डिस्करेज एवरीबडी. आप सामान कहीं गए, आपको बहुत अच्छा लगा, आप लेकर आ गए, आपके घर में रखने की भी जगह नहीं है. सो अननेसेसरी, दुनिया में बहुत कुछ बहुत अच्छा होता है. एंड डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद एनी वन, बिकॉज हर एक का अपना एक लिमिट है. जी. वन शुड ऑलवेज अंडरस्टैंड कि उतने पाँव पसारिए जितनी चादर हो. बिल्कुल. आई कैन नॉट थिंक ऑफ कि मैं प्राइवेट जेट मेरा है और मैं उसमें उड़ के जा रही हूँ, बिकॉज आई नो कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती. सो आई कैन नॉट कंपेयर विद माई फ्रेंड्स. मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनके अपने प्राइवेट जेट हैं, जो वो प्राइवेट जेट से आते जाते हैं, बट आई डोंट कंपेयर, नाइदर आई थिंक ऑफ. सेम उसी तरीके से अगर मान लीजिए आप एक फ्लैट में रहती हैं, तो आप अपने फ्लैट को सुंदर सजाइए, बट इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप जाके बिल्कुल सीधे गुड अर्थ से ही सामान लेकर आएँ. हमेशा कुछ पैसों को अलग रखें, संभाल के रखें. कोई आजकल तो बड़े तरह के अकाउंट भी आते हैं, उसमें डालें, सो दैट ना, ये भी नहीं है कि संभाल के रखने का मतलब कि आप चावल के डिब्बे में रख दें और उसके बाद वो पैसा किसी भी काम का नहीं होता. कीप इट इन बैंक, सो कम से कम आपको कुछ थोड़ा इंटरेस्ट मिलेगा, कुछ पैसा सुरक्षित रहेगा. बेसिक बात यह है कि फिजूल खर्ची बंद करें. मुझे लगता है जितने लोग जो सामान बेचते हैं उनको ये झटका नहीं लगना चाहिए. हर आदमी सामान खरीदेगा ही, लेकिन अननेसेसरी का ना खरीदें. और मुझे ऐसा लगता है कि अपने कुछ पैसों को हमेशा अपनी इमरजेंसी के लिए अलग रखें. ये आपने बहुत अच्छी बात की है कि इमरजेंसी फंड जो है वो हर महिला को ज़रूर बना के रखना चाहिए, क्योंकि कभी भी कहीं पे भी आपको ज़रूरत जो है वो पड़ सकती है. अच्छा, आपने एक बड़ा अच्छा जिक्र किया था कि आपके जानकार कोई महिला है जिन्होंने म्यूचुअल फंड्स में अपना पूरा पोर्टफोलियो बनाया हुआ, स्टॉक मार्केट में भी निवेश करते, 3 करोड़ का पोर्टफोलियो बहुत अच्छा होता है. मैं आपसे जानना चाहती हूँ
आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करती हैं, आपने अपना पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, क्या आपके फेवरेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है, किस तरह के फंड्स आप चुनती हैं? सॉरी, मैंने अभी कभी भी नहीं किया, बिकॉज हमारे पास अभी म्यूचुअल फंड तक जाने का वक्त नहीं है। हमारा जो भी मेरी अपनी भी जो पर्सनल चीज़ें, सैलरी वगैरह है, अभी राइट नाउ वी आर पुटिंग एवरीथिंग इन आवर प्रोजेक्ट्स। ओके। क्योंकि हम लगातार कुछ नया बनाते हैं। अच्छा। तो और हमारा जो फील्ड है, जो हेल्थ केयर है, उसमें बहुत जल्दी चीज़ें बदलती हैं जी। तो मेरा, देखिए, आपको एसेट क्रिएट करना है और मैं एसेट ही क्रिएट कर रही हूँ। जी बिल्कुल। I am creating asset because in form of lots of new machineries, lots of new infrastructures, we are doing like this. But same time मैं अपने पास कुछ फंड्स हमेशा, इमरजेंसी फंड्स हमेशा रखती हूँ। ईश्वर ना करे कभी ज़रूरत हो तो एटलीस्ट यू कांट से कि मेरे पास, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। व्हेन आई वाज वेरी यंग एंड आई लॉस्ट माय मदर, दैट टाइम आई वाज अनमैरिड एंड वी वर नॉट हैविंग सो मच मनी कि हमारे पास कोई बहुत सारे पैसे थे, बट मैं हमेशा थोड़े थोड़े पैसे ना, जो भी मिलते थे, कोई आ गया, मामा चाचा वॉटेवर, वो सब मैं संभाल के रखती थी। तो जब मेरी मदर को हार्ट अटैक आया, उस समय घर पे सिर्फ मैं और वो थी, एंड शी वाज, मेरी सिस्टर आई हुई थी, लेकिन नेचुरली इतना अजीब सा सीन था। उस समय मम्मी से मैं पूछ नहीं सकती थी कि पैसे कहाँ हैं, क्योंकि मम्मी बीमार थी। तो मेरे पास जो अपनी सेविंग थी, मेरा एक बड़ा सुंदर सा छोटा सा पर्स था, उसमें मैंने बहुत सारे पैसे इकट्ठा करे हुए थे जी। वो पैसे लेके मैं हॉस्पिटल गई थी। आई स्टिल रिमेंबर दैट टाइम कि अगर मैंने कुछ पैसे अपने पास नहीं रखे होते, रादर आई कुड नॉट सेव हर एंड आई लॉस्ट हर दैट डे, बट स्टिल आई वॉज हैविंग सम मनी इन माई हैंड। सो अगर मेरे को ज़रूरत होती तो शायद मैं वहाँ पे कुछ दे पाती। तो समटाइम्स ऐसी सिचुएशन होती है कि आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, आपके हस्बैंड के पास, आपके फादर के पास, आपके मदर के पास, बट अगर वो ही किसी प्रॉब्लम में है तो आपके पास कुछ तो ऐसा हो जिसे लेके आप आगे बढ़ें। बिल्कुल सही। इसीलिए इंश्योरेंस जरूरी है और इसीलिए आपके पास कुछ पैसे जरूरी हैं जो आप बैंक से, एटीएम से निकाल सकें या जा सकें। उस समय, आज से इतने साल पहले की बात मैं आपको बता रही हूँ, 35 साल पहले ये सब कुछ नहीं हुआ करता था। दैट इज वाई हम लोग तब पैसा ऐसे रखते थे। बट हमेशा कुछ अमाउंट आपके पास होना चाहिए जो आपका इमरजेंसी अमाउंट हो। आपने कितना अच्छा इनसे एक चीज़ जो है सीखी है, इमरजेंसी अमाउंट जो है आपके पास अपने लिए होना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि कभी भी इमरजेंसी आ सकती है, वहाँ पे आपको पैसा चाहिए होगा। लेकिन उसके अलावा एक चीज़ जो और इम्पॉर्टेंट है कि बच्चों को भी बताइए कि पैसे कैसे इकट्ठे जोड़ के रखने हैं, क्योंकि अगर मैम के पास उस वक्त पैसे नहीं होते तो शायद उस दिन जो है उनके पास हॉस्पिटल ले जाने के लिए अपने मदर के लिए पैसे नहीं होते। तो आप सोचिए कि बच्चों को भी हमें कितना सिखाना ज़रूरी हो जाता है, अपने साथ साथ कि हम तो समझें कि इमरजेंसी फंड की अहमियत क्या है, उसके अलावा बच्चे भी समझे। मैम, आपने कहा कि आप अपना चूंकि सैलरी सारा असेट में ही निवेश करती हैं, कुछ जो है इमरजेंसी वगैरह में रखती हैं, तो आप जो है कुछ पैसा जो रखती हैं वो आप खुद डिसाइड करती हैं कि मुझे अपना पैसा कहाँ पे रखना है, सेविंग अकाउंट में या उसका एफडी करा के रखना है, या आपने कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जो है वो आपके लिए काम करते हैं? किस तरीके से जो है मैं जानना चाहती हूँ कि फाइनेंशियल आप कैसे डिसीजन लेती हैं? देखिए, हम लोग के पास कंपनी ओन्ड सीए होते हैं जो डिसीजंस लेते हैं, लेकिन वो डिसीजंस में हम लोग बराबर के भागीदार होते हैं। बिकॉज अब वो जमाना नहीं है कि वो घूंघट डाल के आए और साइन करके चले गए जी। अब वी शुड नो व्हाट वी आर डूइंग, हम कहाँ क्या कर रहे हैं जी। तो मुझे लगता है अब तो जागरूकता भी बहुत है, और अगर ना भी हो, और मुझे ऐसा लगता है थोड़े दिनों बाद ऐसा हो जाएगा कि एवरी फीमेल शुड बी मेकिंग देयर ओन पोर्टफोलियो विद द हेल्प ऑफ सम बिग और स्मॉल कंपनी हु विल हेल्प देम। और अपना पोर्टफोलियो इसलिए मैनेज करना ज़रूरी होता है बिकॉज वी नो आवर चॉइसेस कि हमें क्या चाहिए। क्या हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी बहुत सारी चीज़ें हैं ना आजकल, कोई मकान खरीदना चाहता है, कोई गाड़ी खरीदना चाहता है, कोई कुछ भी नहीं खरीदना चाहता है, ही वांट्स टू सेव फॉर फ्यूचर। सो एनीबडी कैन टेक डिसीजन एंड यू कैन टेल देम हु आर एक्सपर्ट इन दिस कि भाई मेरे को ये चाहिए, एंड देन दे विल डिसाइड एंड हेल्प यू। ठीक है। तो अगर आपको भी इससे रिलेटेड कोई दिक्कत आती है कि आपको समझ नहीं आता कि मुझे आखिरकार जो है फाइनेंस के फैसले कैसे लेने हैं, तो आप किसी एडवाइज़र की मदद ले सकते हैं, जैसा कि मैम ने आपको बताया। मैम, लेकिन एक मैं और सवाल आपसे लेना चाहूँगी, थोड़ा सा पर्सनल है। आपने कभी ऐसी कोई गलती की है फाइनेंस से रिलेटेड जिससे आपको जो है बाद में एक सीख मिली हो और आपने सोचा हो कि नहीं, आगे मैं ये कभी नहीं करूँगी? गलतियाँ समझना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, और हमारे दर्शकों के लिए भी, ताकि वो ऐसी गलतियाँ ना करें। अगर आप फाइनेंस से रिलेटेड गलती की बात करेंगे तो मुझे आपको जवाब ना में देना पड़ेगा, क्योंकि मैं फाइनेंशियल डिसीजन बहुत सोच के लेती हूँ। दुनिया में ऐसा होता है, आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि पैसा सब कुछ नहीं है।
जी। आपको लेकिन उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। तो मैंने आज तक कभी भी अपना पैसा बर्बाद नहीं किया। मैंने हमेशा कहीं ना कहीं सही चीज़ के लिए उसको इन्वेस्ट किया। जैसे लोग दीपावली पे धनतेरस जब आता है ना, तो सब लोग कुछ कुछ खरीदते हैं। माई फ्रेंड्स आर ऑल द टाइम कॉलिंग मी, तुमने क्या लिया? मैंने तो ये सेट लिया। तो मैं उन्हें बताती हूँ, मैंने ना एक लेप्रोस्कोप लिया। सो आई हार्डली डू सच काइंड ऑफ मिस्टेक्स, बिकॉज मिस्टेक्स तब होती हैं जब आप अपने मन में अकेले सोच के फैसला कर लेते हो। इफ़ यू आर टेकिंग एडवाइस फ्रॉम समवन, देन आप अगर गलती करने जा रहे हैं तो आप खुद को बचा सकते हैं उस गलती से। ये आपने बहुत बढ़िया बात कही है कि अगर आप किसी का एडवाइस ले लेते हैं, एक एडवाइज़र का ले लेते हैं, या आपको लगता है कि आपके घर में भी कोई ऐसा व्यक्ति है, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके पिता हो सकते हैं, जो आपको हेल्प कर सकते हैं फैसला लेने में, आप उनकी भी मदद ले सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप उनकी पूरी तरीके से बात मानें, लेकिन डिस्कशन कर सकते हैं। मैम, हम बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं अपने इस शो के, तो मैं आपसे आखिर में यही जानना चाहूँगी, और यही हमारी जो है महिला, जितनी भी हमारी इस टाइम दर्शक आपको देख रही हैं, वो आपसे समझना चाहेंगी कि उनको अब आगे लाइफ में क्या करना चाहिए। फाइनेंशियल ऐसी कोई आप हमें सीख दे दीजिए जो वो हमेशा याद रख लें और उसे गांठ मान लें कि भाई मुझे ऐसी तो चीज़ जो है अपनी लाइफ में करनी ही करनी है। फाइनेंस से रिलेटेड कोई एक ऐसा मास्टर टिप आप हमें दे दीजिए। सबसे पहले मैं अपनी सारी दर्शकों से ये प्रार्थना करती हूँ कि हमें महिला एम्पावरमेंट के नाम पे या आर्थिक स्वतंत्रता के नाम पे अपने घर में झगड़ा बिल्कुल नहीं करना है। कभी भी ये ना सोचें कि आर्थिक स्वतंत्रता या मैं बहुत स्वावलंबी महिला हूँ तो मैं अपने हस्बैंड से जो है वो बिल्कुल नाराज़ रहूँ या ऊंची आवाज़ में बात करूँ, या परिवार में बाकी लोगों से भी। ये एक सेपरेट इशू है और आपके रिलेशनशिप एक सेपरेट इशू है। जब तक आप अच्छे रिलेशन में रहोगे, आपको ज़िंदगी में कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरा टिप ये है कि हमेशा किसी की सलाह से काम करें। जीवन के फैसले ना, जब आदमी सोचता है कि मैं ही सही फैसला कर रहा हूँ, अक्सर वो गलत फैसले करता है। वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है, आपका पति, आपके पिता, आपका भाई, आपकी कोई अच्छी सहेली, या मे बी आपके बच्चे जो बड़े हो गए हों। हमेशा किसी के साथ अपने आप को साझा करें। उससे आपको ना तो कभी फाइनेंशियल लॉसेस होंगे, ना ही आपको कभी ये दुनिया भर की जो आजकल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, डिप्रेशन एंड ऑल। जीवन में हमेशा किसी के साथ अपने आप को साझीदार बनाएं, उसके दुख सुख के भागी बने, अपने दुख सुख उससे शेयर करें। आपको जीवन में कभी गलत फैसला करने का मौका ही नहीं देगा वो व्यक्ति, अगर वो आपकी चॉइस सही है। लेकिन हमेशा याद रखें, आपका सलाहकार सही होना चाहिए। जैसे शकुनी मामा थे, उनकी सलाह ली दुर्योधन ने तो वो बर्बाद हो गए, और कृष्ण की सलाह ली तो वो पांडव सारे सफल रहे। तो हमेशा सलाहकार सही चुनिएगा, ज़िंदगी बहुत सफल होगी। ये आपने बहुत अच्छी बात बोली है कि सलाहकार जो है वो सही होना चाहिए, और शकुनी मामा और श्री कृष्ण का जो आपने एक एग्जाम्पल दिया है उससे तो पूरी बात क्लियर हो जाती है। तो आपका भी इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र जो है वो ऐसा होना चाहिए जो आपको नई ऊंचाइयों पर लेकर जाए और आपका जो सपना है उसे पूरा करे। तो डॉक्टर उपासना अरोड़ा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत का हिस्सा बनने के लिए। आपकी इंस्पायरिंग जर्नी और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए किए गए योगदान ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। आपने हेल्थ केयर और वुमेन एम्पावरमेंट के क्षेत्र में जो काम किया है वो वाकई सराहनीय है, और आपकी बातें सुनकर तो आज ऐसा महसूस हो रहा है कि एक महिला के रूप में अपनी पहचान बनाना और समाज में बदलाव लाना हमारे लिए कितना ज़रूरी हो जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में आपकी लीडरशिप और योगदान से महिलाएं जो हैं और भी सशक्त होंगी। तो शुक्रिया शक्ति की समृद्धि के लिए वक्त निकालने के लिए, आपको बहुत मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच।